हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड इन्फो का पार्ट 2। तो ये वाला जो पार्ट है ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम अब लोग आँखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए वायरस हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गए, ठीक है, फंगस वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस और वायरस। वायरस जो है वो लिविंग बॉडी पे जब तक आएंगे नहीं तब तक वो एक्ट नहीं करेंगे, अपने आप में ही कुछ नहीं कर सकते। जब तक एक लिविंग बीइंग, प्लांट, एनिमल वगैरह पे आते हैं तो ये एक्ट कर पाते हैं। फिर हमने देखा था इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फ्लू होता है, किससे? हम लोग वायरस से। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, और बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड वगैरह होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये सब हमने देखा था क्या क्या है। फिर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईस्ट होता है, वो कर्ड और ब्रेड बनाने के काम आता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास होते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस किसने डिस्कवर किया? लुईस पैस्चर ने किया। इसमें क्या होता है कि शुगर को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में फर्मेंटेशन की हेल्प से। मेडिसिन में भी, एंटीबायोटिक्स में एक एंटीबायोटिक का एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बैक्टीरिया से बनती है वो मेडिसिन, ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की शक्ति दी जाती है। इसमें जो डेड या फिर बहुत ही वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर कराते हैं, हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी होती हैं, एंटीबॉडी मतलब हमारी बॉडी के सैनिक होते हैं, हमारे बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, वो बीमारियों से लड़ते हैं। फिर वो जान जाते हैं कि भाई ये दिक्कत है। अगर फिर जैसे कि हमने पहले वीक या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भेज दिया, हमारी बॉडी उससे लड़ लेगी और समझ जाएगी। हमारी बॉडी याद रखती है कि कौन आया था। फिर अगर दोबारा ऐसा कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी पर अटैक करता है तो पहचान के उसको बाहर निकाल देती है। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन फिक्सर्स जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल होता है। ये एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। जैसे कि कैसे करके करते हैं क्लीन ऐसे करते हैं भाई, देखिए, जैसे कि प्लांट सड़ जाते हैं, एनिमल सड़ जाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? उनको डिग्रेड कर देते हैं। तो ये सब हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। अब देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारी डिसीज़ कॉज ये हमारी बॉडी में करते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज करते हैं उनको हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। हमारा खाना सड़ा देते हैं, कपड़े ख़राब कर देते हैं, है ना, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन में। तो काफ़ी सारे पैथोजेंस जो हैं जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, कैसे? हवा से भी एंटर कर सकते हैं, पानी से भी एंटर कर सकते हैं, खाने से भी कर सकते हैं। और अगर हम लोग किसी इन्फेक्टेड, जिस पर्सन को इन्फेक्ट कर रखा होता है इन बैक्टीरिया, फंगस, वायरस वगैरह ने, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमें भी हो सकता है, और एनिमल से भी हमें ट्रैवल कर सकता है। तो जो माइक्रोबियल डिसीज़ होती है ना, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रैवल कर जाती हैं हवा, पानी, खाने के थ्रू, और इसीलिए हम इनको कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? तो माइक्रो बैक्टीरियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड, ऐसी डिसीज़ जो स्प्रेड हो सकती हैं एक इन्फेक्टेड, एक बीमार पर्सन से एक बिल्कुल हेल्दी, एक अच्छे पर्सन में। किसकी हेल्प से? हवा, पानी, खाने की हेल्प से, या फिर हम उसके कॉन्टैक्ट में आए, छुए उसको फिजिकल कॉन्टैक्ट से। इस तरीके से जो बीमारियां फैलती हैं उनको कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। जैसे कि कॉलेरा हो गया, कोल्ड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं। अगर कोई आपके सामने कोई पर्सन खांस रहा है और आपके ऊपर उसके ड्रॉपलेट्स आ गए ना हवा की हेल्प से, तो वायरस एक हेल्दी बॉडी में भी एंटर कर जाएगा और उसमें भी वो इन्फेक्शन फैला देता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को जब भी हम खांसते हैं तो हम लोगों को हाथ रख लेना चाहिए मुंह पे, या फिर रुमाल रख लेना चाहिए। हम लोग को ऐसे डायरेक्ट नहीं खांसना चाहिए, काफ़ी अनहेल्दी चीज़ होती है, वो दूसरों को भी बीमारी फैला सकते हैं। अब कुछ there are some insects and animals which act as carrier of disease causing microbes। तो कुछ जानवर होते हैं जो कैरियर्स होते हैं, मतलब अपने अंदर ये बीमारियां रखते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई, मतलब हाउस फ्लाई कितनी गंदी गंदी चीज़ों पे बैठती है ना, फिर
किसी की बॉडी पे बैठ जाए तो वो बीमारी फैला सकती है। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। फ्लाई सेट ऑन गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, गंदगी पे बैठती है। पैथोजन स्टिक इन टू देयर बॉडीज, और ये जो पैथोजन्स है वो ये उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। और ये जब फ्लाइज अनकवर्ड खाने पर बैठती हैं, मतलब बिना ढके हुए खाने पर जब ये मक्खियाँ बैठती हैं, तो अब वो जो गंदगी है, वो जो डिसीज़ है, पैथोजन्स लेकर के आई थी, वो गंदी जगह पर बैठने से वो खाने में ट्रांसफ़र ही कर देती हैं, और उस खाने को खाने से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि कभी भी खाने को ऐसे ही उगाड़ के ना रखें, हमेशा उसको ढक के रखें। तो अनदर एग्जांपल जो कि कैरियर है डिसीज़ फैलाता है, वो है एनोफिलीज मॉस्कीटो। ये बहुत सारी बीमारियाँ फैलाता है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया पास्मोडियम। फीमेल एडीज मॉस्कीटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू फैलाता है ना, डेंगू मलेरिया वगैरह। तो ये मेनली क्या फैलाता है, ये जो है एनोफिलीज जो है, एनोफिल्स मॉस्कीटो जो है, ये क्या फैलाता है, एंडीज मॉस्कीटो ये डेंगू फैलाता है। ठीक है, डेंगू फैलाता है। एडीज मॉस्कीटो डेंगू वायरस को फैलाता है। ठीक है, अब सारे के सारे मॉस्कीटो जो हैं, जो ये मच्छर हैं, ये पानी में पैदा होते हैं, पानी में ब्रीड करते हैं, अपने अंडे जो है ये साफ़ पानी में दे जाते हैं। हेंस वी शुड नॉट कलेक्ट वाटर एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। हम लोग को पानी ऐसे सड़ने के लिए कहीं पर भर के नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें मच्छर पनप जाते हैं। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ रख करके, सूखा रख के मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोक सकते हैं, मॉस्किटो को पनपने से रोक सकते हैं, और मलेरिया के स्प्रेड से भी बचा जा सकता है इस वजह से। फिर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये वाला जो टेबल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना है आपको। इसमें देखिए ट्यूबरकुलोसिस जो है, ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है और हवा से। ठीक है, टीबी जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है टीबी की बीमारी, हवा से बहुत गंदी बीमारी होती है। मीजल्स जो है वो बैक्टीरिया से, हवा की हेल्प से। चिकन पॉक्स वायरस होता है, हवा से। पोलियो भी वायरस है, मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा था, पोलियो किससे फैलता है, वायरस से। ये तीनों की तीनों चीज़ें वायरस से फैलती हैं। तो मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सारी की सारी वायरस से फैलती हैं और हवा से फैलती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बिल्कुल कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब बिल्कुल उसको, जो पेशेंट है उसको एकदम अलग रख दिया जाए, उसकी बिलोंगिंग्स जो हैं वो, उसके पास जो सामान है उसका, वो उससे अलग कर दिया जाए, और वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर पहले बचपन में इसका वैक्सीनेशन कर दिया जाता है। वैक्सीनेशन क्या होता है, हमने पढ़ा था कि उसी बीमारी का छोटा सा, मतलब या तो डेड, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर बहुत ही वीक बॉडी में डाल देते हैं, फिर हमारी बॉडी उससे लड़ना सीख लेती है। फिर अगर दोबारा ऐसी कंडीशन आती है, ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब या फिर पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी लड़के उसे भगा देती है। ठीक है, अब बैक्टीरिया से होते हैं कॉलरा और टाइफॉइड, ये पानी से होते हैं, ये पानी से फैलने वाली बीमारी है। कॉलरा, टाइफॉइड गंदा पानी पीने से होती है ये। तो हम लोगों को हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और साफ़ जगह ही पानी पीना चाहिए और सफाई से रहना चाहिए। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, पानी से फैलता है। तो हम लोगों को कैसे बचाव, उबाल के पानी पिए। ठीक है, मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है और मॉस्किटो से। तो मॉस्किटो नेट या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट, मलेरिया तो मच्छरों से फैलता है ना, डेंगू मलेरिया, तो या तो नेट वगैरह, या फिर जैसे कि जो रिपेलेंट होते हैं, जो धूपबत्ती या फिर कुछ कॉइल्स वगैरह आती हैं, ये जला सकते हैं, और इससे अपने आसपास क्लीन रखिए, सूखा रखिए, तो नहीं फैलेगा। क्योंकि कुछ कॉमन डिसीज़ है जो ह्यूमन को इफेक्ट करती हैं, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर हमने देख लिया, इसमें क्या है, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन से डिसीज़ करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिसीज़ इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स, सिर्फ ह्यूमन प्लांट्स में नहीं करते हैं वो डिसीज़, बट ऑल्सो दूसरे जानवरों में भी वो फैला देते हैं। एग्जाम्पल के लिए एंथ्रैक्स, ये काफ़ी डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज़ है, और ये बैक्टीरिया से होती है। फुट एंड माउथ डिसीज़ ऑफ कैटल इज कॉट बाय वायरस। फुट एंड माउथ डिसीज़ फैल जाती है, मतलब एक कैटल में होती है तो सब में फैल जाती है ये। फुट एंड माउथ डिसीज़ जो कि होती है कैटल में, वो वायरस की वजह से होती है, फुट एंड माउथ डिसीज़। ठीक है, और जो एंथ्रेक्स है ना, ये काफ़ी डेंजरस डिसीज़ है, ह्यूमंस में भी फैल जाती है कैटल से। फिर डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में, तो फंगस लग जाती है ज़्यादा प्लांट्स में। तो काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो, शुगर केन वगैरह। द डिसीज़ रिड्यूस द ईल्ड ऑफ क्रॉप्स, मतलब जो जितनी फसल उग सकती थी उतनी नहीं उग पाती है अगर ये डिसीज़ फैल जाती है। तो डिसीज़ रिड्यूसेस द ईल्ड ऑफ क्रॉप, उसकी उपज भी कम कर देती है ना। तो ये हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखिए,
तो प्लांट डिसीज, सिट्रस कैंकर और रस्ट ऑफ व्हीट और येलो वेन, ये सब ये बैक्टीरिया से, फंगी से, मतलब ये टेबल कर लीजिए आप, इतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, वैसे एग्जाम में आती नहीं है ज़्यादा, बट फिर भी आप इसको पढ़ लेंगे तो सिंपल सी चीज़ है। कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल करके हम लोग माइक्रोब्स को मार सकते हैं। फूड पॉइजनिंग जो होती है, हम लोग का खाना पचता नहीं है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। पूजो ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया पार्टी के लिए और उन लोगों ने काफ़ी सारा खाना खाया। घर जाके मतलब भूजो ने जो है उसके फ्रेंड के घर वो गया था, बट घर जाके उसको वॉमिट हुई, तो उसको हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग जो है कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग होती है जब अगर हम लोग ऐसा कुछ खाना खा लेते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अगर उस खाने को सड़ा दिया है, फिर हमने उस खाने को खा लिया है, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, खाने पे बढ़ते हैं वो और काफ़ी ख़राब चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी वजह से फूड जो है पॉइजनस हो जाता है और हमारी मतलब इंसान की जो है ना काफ़ी बीमार हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम लोगों को ज़रूरी है कि हम खाने को सड़ने से बचाएं, सड़ा हुआ खाना ना खाएं। फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे बचा सकते हैं? चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे उगाते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ना मेनली खाने को नमी से बचाना होता है। जैसे ब्रेड को अगर आप ऐसे ही छोड़ दें नमी में, मॉइस्ट कंडीशन में, तो उस पर फंगस लग जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है खाने को सड़ा देते हैं। स्पॉइल्ड फूड जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्मेल उसमें से आती है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सम मैंगोज़, बट शी कुछ मैंगोज़ लेके आई थी पहेली, बट वो उसने कुछ दिनों तक नहीं खाए तो फिर वो सड़ गए और ठीक है उनमें से बदबू आने लगी। फिर उनको पता था पहेली को कि उसकी नानी या दादी जो है, ग्रैंड मदर जो है, वो तो इसमें से अचार बनाती हैं, बट वो तो ख़राब नहीं होता कई सालों तक भी, अचार तो आम का। तो वो कंफ्यूज हो गए कि भाई ये आम तो ख़राब हो गए बट अचार ख़राब नहीं होता। तो देखिए काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिससे खाने को प्रिजर्व किया जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करते। तो देखिए सॉल्ट हो गया, और सॉल्ट के साथ साथ आप लोग ऑयल हो गया, और कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं, उससे ख़राब नहीं होती हैं चीज़ें। फिर सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्व करने का मतलब होता है बचा के रखना, तो प्रिजर्वेटिव्स हो गई क्योंकि खाने को हमारे बचा रहे हैं। जो तेल है और नमक है वो खाने को सड़ने से रोक देता है। वी ऐड सॉल्ट ऐड करते हैं, या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं हम लोग अचार में, ताकि माइक्रोब्स के अटैक से हम उसको बचा सकें। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट भी कॉमन प्रिजर्वेटिव्स के एग्जाम्पल हैं जो जैम में, स्क्वैशेस में इस्तेमाल होते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये प्रिजर्वेटिव्स की तरह एक्ट करते हैं। दो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के एग्जाम्पल हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, और नेचुरल जो हमारे सॉल्ट और ऑयल हो गए, खाने को सड़ने से बचाते हैं। प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट जो होता है वो बचाता है। कॉमन सॉल्ट जो है मीट को और फिश वगैरह को प्रिजर्व करने के काम ये आता है। मीट और फिश जो है उसको हम लोग नमक से जब अगर मतलब जैसे वो है फिश है, इसके ऊपर पूरे पे अगर हम नमक लगा के रख देते हैं ना, तो बैक्टीरिया वगैरह जो इस पर एक्ट नहीं कर पाते हैं। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मरिक एक्सेट्रा। आंवला को और कच्चे आम को, इन सबको, इमली को प्रोटेक्ट करने के लिए नमक यूज़ होता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर से कैसे प्रिजर्व करते हैं? जो जैम, जेली, स्क्वैशेस होती हैं, शुगर क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ पे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मेनली दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो मॉइस्चर, नमी चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, और दूसरी गर्मी चाहिए होती है। इन दोनों में से एक भी चीज़ काट देंगे ना आप, तो ग्रोथ करना मुश्किल हो जाएगा। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर नेचुरल है, ठीक है, सड़ने से बचा देता है, ठीक है। विनेगर का भी एक काम होता है, एसिड की जैसे लेयर सी बन जाती है एक विनेगर की खाने की चीज़ पे, और वो सड़ती नहीं है। फिर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट आपने देखा होगा कि पहले दूध घर में ठंडा किया जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दूध में जो भी होते हैं ना, वो किल हो जाते हैं और वो दूध को नुकसान नहीं पहुंचाते। और फिर हम लोगों ने गर्म किया, ठंडा किया, और रेफ्रिजरेटर में जो माइक्रोब जो है ना, वो बहुत ही ठंडी चीज़ में ग्रो नहीं करते हैं। पेस्चराइज मिल्क क्या होता है? पेस्चराइज मिल्क जो है ना कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पेस्चराइज मिल्क जो है उसको हम लोग बिना बॉईल करे भी पी सकते हैं क्योंकि उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते। कैसे किया जाता है पेस्चराइजेशन? मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। जो दूध है ना उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे
बिल्कुल, ये तो लेबोरेटरीज में होता है। 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करा 15, ठीक है, फॉर 15 से 20 सेकंड, सिर्फ 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करेंगे और फिर एकदम फटाक से उसको ठंडा कर देंगे, बिल्कुल चिल ठंडा कर देंगे। इस तरीके से जो है जो ग्रोथ होती है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो नहीं हो पाती। और ये प्रोसेस डिस्कवर किया था लुईस पैस्चर ने, इसलिए इसको हम पैस्चराइजेशन बोलते हैं। तो 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करो, फिर फटाफट एकदम चिल ठंडा कर दो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं होती, सड़ता नहीं है। स्टोरेज एंड पैकेज, ठीक है, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स। मतलब थैलियों में बिल्कुल पैक कर देते हैं ताकि वो सड़े ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है ये। इट इन्वॉल्व फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो रूट्स में, जड़ों में रहता है किसी भी लेगुमिनस प्लांट की, जैसे कि बीन हो गया, पीज हो गई, है ना, विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन ये भी अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, कई बार सिम्बायोटिक रिलेशन होता है कि जो रूट है वो बैक्टीरिया को खाना दे रही है और बदले में जो बैक्टीरिया है वो रूट को नाइट्रोजन दे रहा है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है जिसमें एक दूसरे की, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प कर रहा होता है, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। और नाइट्रोजन कैसे आती है, बिजली जब गिर जाती है ना उसमें भी नाइट्रोजन होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है बट उसका डायरेक्ट प्लांट यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आ गई हमारी नाइट्रोजन साइकिल और चैप्टर का एंड भी। नाइट्रोजन साइकिल देखिए, एटमॉस्फेयर में 78% तो नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है और सारी की सारी इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन। तो देखिए जो क्लोरीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गए, विटामिन हो गए, सब में नाइट्रोजन होती है। सब में किस किस में नाइट्रोजन होती है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन होती है, विटामिन में नाइट्रोजन होती है और पूरे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बट जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम लोग भी एटमॉस्फेयर में से डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, सर्टेन बैक्टीरिया सच एज ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं कि प्लांट उसका यूज़ कर पाएँ। वंस नाइट्रोजन जो है यूजेबल टाइप में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका इस्तेमाल जो है प्लांट्स कर लेते हैं सॉइल की हेल्प से। और नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। ठीक है, प्लांट प्रोटीन में और बाकी सारी चीज़ों में फिर नाइट्रोजन का आसानी से इस्तेमाल हो जाता है। और एनिमल्स जो कि फीड कर रहे होते हैं प्लांट्स पे, प्लांट्स को जो एनिमल्स खा रहे होते हैं उनको भी प्रोटीन मिल जाता है और नाइट्रोजन उनको मिल जाता है। जब प्लांट और एनिमल मरते हैं, बैक्टीरिया फंगी उनको सड़ा देते हैं, सॉइल में फिर से नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाता है, फिर से प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाती है। ये पूरी की पूरी साइकिल होती है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस एंड विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म से नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, वो एनवायरनमेंट में चला जाता है, इसलिए जो परसेंटेज होता है एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन का वो सेम रहता है। तो देखिए ये साइकिल है जो पूरी की पूरी बताई गई है। नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लाइटनिंग होती है और फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन टू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, फिर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन टू द सॉइल में चले गए, लाइटनिंग से भी सॉइल में आ गए। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने भी सॉइल में भेज दिए, फिर नाइट्रोजन सॉइल में आ गया, फिर बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, गैस में भी कन्वर्ट करता है और कुछ यूजेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देता है। मतलब प्लांट इसको ले लेते हैं, प्लांट जो है प्लांट को जानवर खाते हैं, फिर जानवर से कुछ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में फिर से वापस चला जाता है, वो जब मर जाते हैं तो फिर वो मिट्टी में फिर से मिल जाता है। तो देखिए साइकिल बनी हुई है, मतलब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बराबर ही रहता है। लाइटनिंग से गया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से गया कहाँ पर, ऐसे कंपाउंड में कि एनिमल प्लांट इस्तेमाल कर लें। प्लांट लेते हैं, प्लांट को एनिमल खाते हैं, एनिमल मर जाते हैं, एक्सक्रीटा वगैरह करते हैं, तो फिर से वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। फिर नाइट्रोजन के कंपाउंड बैक्टीरिया उनको फिर से नाइट्रोजन की गैस में कन्वर्ट करते हैं और गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।